थोड़ी की ऑल रैंक मोटोवाली आई है डॉलर 4। छोटा, पहले अटेम्प्ट में इनको $1.80 सफलता के बराबर है, तो डॉलर बड़ा हुआ ना, यानी डॉलर इज ग्रेटर देन रूपी। 4 स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 6 क्वार्टाइल डेविएशन, ये 4 6 के बराबर है। या 5 एमडी बराबर 4 एसडी, तो एसडी तो एमडी से भी बड़ा है, एसडी क्यूडी से भी बड़ा है। क्या मैं ये कह सकता हूं, इस स्टेटमेंट को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं कि एसडी इज ग्रेटर देन एमडी, एमडी इज ग्रेटर देन क्यूडी, एमडी क्यूडी से बड़ा है, एसडी एमडी से बड़ा है। क्या ये इक्वेशन आपको क्लियर है? क्या ऐसा ही होता है? बोलो। ऐसा ही होता है। पता है, ये सब चीजें ना हमारे ना कई बार ना मतलब एमसीक्यूज में बहुत काम आती हैं, ये छोटी छोटी चीजें। जैसे ना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे मान लो ना कि एक सवाल है, उस सवाल में आपसे क्यूडी, एमडी एंड एसडी पूछा हुआ है। अब मान लो सवाल में इंफॉर्मेशन दी होगी और क्यूडी एमडी एसडी पूछा होगा। अब ए बी सी डी, क्यूडी एमडी एसडी इस सीरीज में ऑप्शन दिए होंगे 5 4 8। ठीक है। 3 6 5 4 8 या 4 5 7 5 4 1। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक? ऐसी लॉजिकली कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। सवाल तो 50, उसमें 50 चीजें दी होंगी, पर जरूरी थोड़ी है कि हर सवाल को सॉल्व ही करना है। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे को मालूम है कि क्यूडी एमडी और एसडी में एसडी सबसे बड़ा होता है, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, और क्यूडी इज स्मॉलर देन एमडी, एमडी होता है एसडी से छोटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मैं देख रहा हूँ यार, क्यूडी तो छोटा होना चाहिए एमडी से, और एमडी छोटा होना चाहिए एसडी से। क्यूडी सबसे छोटी, फिर एमडी, फिर एसडी, ये मेरा सही ऑप्शन है। ऐसे सवालों में कैलकुलेशन थोड़ी करनी होती है, ये आपको ये सब बातें याद रहेंगी तो ऐसे सवाल सॉल्व आसानी से हो जाएंगे, वरना कैलकुलेशन करोगे तो कितना टाइम लगेगा। फिर तो आप साधारण स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाओगे, जो एक सवाल को करने में 10 मिनट लगा रहा है, 5 मिनट लगा रहा है, जबकि वो सवाल तो 10 सेकंड में हो सकता था। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर है ये पॉइंट? दूसरा, देखते हैं आपको याद है या नहीं। अगर मैं मीन को प्लस माइनस 1 एसडी करूं, तो बताओ कितनी परसेंट ऑब्जर्वेशन इस लिमिट में फॉल करेंगे? याद है? अगर मैं मीन को प्लस माइनस 2 एसडी करूं, तो बताओ कितने परसेंट ऑब्जर्वेशन इस लिमिट में फॉल करेंगी? अगर मैं मीन को प्लस माइनस 3 एसडी करूं, तो कितने परसेंट ऑब्जर्वेशन इस लिमिट में फॉल करेंगी? क्या आपको ये याद है? 95.46 तो ये हो गया, 99.73 ये हो गया, और ये क्या है? ये है 68.27। समझ में आ रहा है? ये मतलब कि किसी की रिसर्च के रिजल्ट्स हैं, आपको ये फिगर्स, ये परसेंटेज याद रखनी पड़ेंगी कि किसी ने कोई बहुत विद्वान स्टैटिस्टिशियन है, उसने रिसर्च करके ये आपको डेटा दिया है। तो ऐसे सवाल कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं मैं मीन को चलो ये जरूरत नहीं है, तीसरा नोट आओ,
मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। इफ x and y are independent variables, then इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जानते हो ना, जब एक में चेंज आने से दूसरे पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि प्राइस एक वेरिएबल है, डिमांड एक वेरिएबल है, माना प्राइस x है, डिमांड y है, बताओ क्या ये डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? क्या ये वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है? क्या प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या डिमांड में चेंज होने से प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर ऐसा है तो फिर ये इंडिपेंडेंट है। अगर हम जानते हैं ऐसा नहीं है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अगर मैं बोलूं एक मेरे पास हाइट का डेटा है, हाइट एक अलग वेरिएबल है, माना ये x है। एक मेरे पास वेट का डेटा है, वेट भी एक अलग वेरिएबल है, पर क्या ये दोनों वेरिएबल आपस में डिपेंडेंट है? हाँ, ये डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये है प्राइस और ये है हाइट, बताओ क्या ये दो वेरिएबल्स आपस में डिपेंडेंट है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब एक में चेंज हो तो दूसरे पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम कहेंगे कि वो दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। एक में चेंज होने से दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जब दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और पूछा जाए कि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अगर मेरे को एक्स और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का होगा पहले वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस दूसरे वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे माना पहले वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, दूसरे वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन 9 हो जाएगा। मतलब कंबाइंड एसडी कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका। मतलब पहले तो हम ये सोचते हैं ना कि यार जैसे मान लो मेरे पास एक सीरीज ए है, एक सीरीज बी है, मुझे इन दोनों के एसडी को कंबाइंड करना है, तो मैंने कंबाइंड एसडी का क्या फॉर्मूला आपको बताया था? n1 sd1 का स्क्वायर d1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू sd2 का स्क्वायर प्लस, कितना लंबा प्रक्रिया है, 3 स्टेप्स हैं इसमें। ये तो हमने कल पढ़ा था, वेरिएंस आपका डिस्पर्जन वाले टॉपिक में पढ़ा था। दिमाग में आता है ना कि यार अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो कंबाइंड में ऐसे निकाल रहा हूं, कंबाइंड तो ऐसे निकाल देना चाहिए ना, 4 + 5 = 9। हाँ, ऐसे भी निकाल सकते हो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन को जोड़ दो, कंबाइंड एसडी आ जाएगा। पर ये केवल तभी वैलिड है जब वो इंडिपेंडेंट हो, अदरवाइज हमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम हमेशा मानकर चलते हैं कि दो वेरिएबल्स जिसमें कंपैरिजन किया जा रहा है वो डिपेंडेंट ही होंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या बोला मैंने इसमें? एक सवाल पूछता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल x is 4 and standard deviation of variable y is 5, then standard deviation of both x and y will be, ठीक है, if both are independent।
वेरिएबल्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 20, 9, 1 या 0.8। तो समझ गए ना, बोल रहा है कि भाई दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, पहले का जोड़, पहले का और दूसरे का, दोनों का जोड़ दो। क्या आपको ये समझ में आया ये पॉइंट? अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो। ठीक है, 1 2 3 4। लॉरेंज कर्व क्या होता है? लॉरेंज कर्व है ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट द डिस्पर्जन। आपने अभी तक जितने भी मेथड पढ़े, सर कल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी समझा दो। कल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कल पढ़ाया था हमने स्क्यूनेस में मैंने काफी सारे होमवर्क दिए थे। किए मैंने स्क्यूनेस में काफी सारे होमवर्क दिए थे, किया आपने ये सारे होमवर्क? क्या आपने सारे सवालों को सॉल्व किया? किस किसने सॉल्व किए ये सारे जो होमवर्क दिए थे? किस किसने सॉल्व किए? एक ने मेरे से सवाल पूछा, तो इसका मतलब प्रिया ने, इसने तो किए हैं। बाकियों ने पूछा नहीं, इसका मतलब या तो बाकियों ने कर लिया वो सवाल या बाकियों ने किया ही नहीं। तो ज्यादा चांसेस तो यही हैं कि किया ही नहीं होगा, है ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किस किसने सॉल्व कर लिया? क्योंकि पूछा तो एक नहीं है, यानी या तो बाकियों ने सॉल्व कर लिया होगा ना, इसका मतलब तो किस किसने कर लिया सॉल्व? किस किसने कर लिया ये क्वेश्चन सॉल्व? यानी किसी ने नहीं किया। इतना ही सर, फोड़ लो, पढ़ना आपने अपने तरीके से ही है। वंशिका ने कर लिया। आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ, क्या आंसर आया आपका? फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ ना, हम आंसर मिलाएंगे अपना। बाकियों ने तो किया ही नहीं भाई, जबकि मैंने इतने बार बोला होगा कि भाई कर लो कर लो। मीन आया 100 और मीडियन आया 96 वंशिका का। चलो चेक कर लेते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो किया, गलत सही अभी देखते हैं, पर एटलीस्ट एक ने पूछा और एक ने किया। बाकी भी जाग जाओ भाई। देखो 3 चीजें हमारे सामने हैं, जे यानी स्क्यूनेस, सीवी और जेड मोड। हमें तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। मोड का फॉर्मूला वो सीरीज वाला नहीं लगाना है। देखो जे का फॉर्मूला क्या होता है स्क्यूनेस का, दिए गए डेटा के आधार पर, क्योंकि मोड गिवन है ना, तो फॉर्मूला याद है आपको, कार्ल पियर्सन वाला, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एसडी। ये तो हो गया स्क्यूनेस का फॉर्मूला, कहीं ना कहीं मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, कहीं ना कहीं मैं इस वाले फॉर्मूले को भी यूज करूंगा। और मोड, क्योंकि सीरीज तो दी नहीं है, तो आपको याद है ना मोड मीडियन और मीन का, मोड मीडियन मीन का एक रिलेशनशिप होता है, कहीं ना कहीं उसका भी इस्तेमाल होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको क्या गिवन है? जे गिवन है, सीवी गिवन है, मोड गिवन है, और मीन और मीडियन आपको कैलकुलेट करना है।
अगर आपको उनसे रिलेटेड फॉर्मूले याद हैं तो आपका दिमाग चल सकता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले मीन और एसडी इसमें तो दोनों ही नहीं मालूम, पहले जे लगाते हैं, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एसडी, ये है 0.4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मीन माइनस मोड कितना है 88 डिवाइडेड बाय एसडी। एसडी को मैं सीधे एसडी लिख दे रहा हूं ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 0.4 एसडी बराबर मीन माइनस 88 या मीन माइनस 0.4 एसडी बराबर 88, ये समझ लो मेरी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मैं सीवी का फॉर्मूला यूज करूंगा। सीवी का फॉर्मूला है एसडी अपॉन मीन इंटू 100। काम करते हैं, मैं यहां से मीन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मीन को ऐसे से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 88 प्लस 0.4 एसडी, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। तो सीवी बराबर, या मुझे मीन कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ एसडी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये तो है ना, ये 0.4 एसडी, इसको ऐसे लिखते हैं, एसडी बराबर मीन माइनस 88 डिवाइडेड बाय 0.4। तो मैं एसडी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, मीन माइनस 88 अपॉन 0.4 डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। सीवी आपको सवाल में दिया गया है 30%, मीन माइनस 88 अपॉन 0.4 अपॉन मीन इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 30x बार प्लस मीन माइनस 88 अपॉन 0.4 इंटू 100। जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 30 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 12। मीन माइनस 88 इंटू 100, 12x बार बराबर 100x बार माइनस 88 100, या 100x बार माइनस 12x बार बराबर 88 100, या 88x बार बराबर 88 100, या x बार बराबर 100। हाँ भाई, एक x बार तो वंशिका ने सही निकाला है, x बार तो 100 है। अब x बार की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमें पता है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मोड हमें सवाल में 88 दिया है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन हमको 100 हमने कैलकुलेट किया, तो 88 बराबर 3 मीडियन माइनस 200, 3 मीडियन बराबर 288, तो मीडियन बराबर 288 डिवाइडेड बाय 3, 96। क्या बात है भाई, एक ने तो सही किया। मतलब आपको फॉर्मूलों को यूज करना है और मीन और मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। भाई मैंने पहले जे का फॉर्मूला यूज किया और मैंने एसडी का मान कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो मैंने एसडी का मान यहाँ पे पुट किया, फॉर्मूले में एसडी का मान पुट किया, और इसको सॉल्व करके, अब इसको सॉल्व करना तो मैथमेटिक्स है ना, इतनी मैथमेटिक्स तो जिंदा होनी चाहिए, इसमें कुछ सीखना थोड़ी है। सॉल्व किया बस इसको सॉल्व करके एक्स बार की वैल्यू आ गई, और क्योंकि मोड पता है, मीन पता है, तो इन तीनों के रिलेशनशिप से मैंने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। ये वाला सवाल कल दिया था, हालांकि ये तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल था,
बाकी के सवाल तो बड़े आसान थे जो घर से करने के लिए कहे थे। अगर आपने कल नहीं किए हैं तो आज जरूर कर लीजिएगा। ये सवाल मेरे से प्रिया ने पूछा था, क्या आपको समझ में आया प्रिया ये सवाल कैसे हुआ? ये नोट, ये जो मैं सॉल्यूशन है ये भेज दिए, पीडीएफ दोबारा भेज दूंगा आपको, है ना? लॉरेंज कर्व कल पढ़ाता हूँ, लॉरेंज कर्व और जिनी कर्व के बारे में कल बताऊंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और कल ही से एक चैप्टर शुरू करूंगा, कोरिलेशन। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि प्लीज वो 2 वीडियोस देख के आना, उससे आपका पूरा 1-1.5 क्लास बच जाएगी, है ना? वरना आपको समय लगेगा, ये जो समय बच सकता है उसे बचा लीजिए, मैंने ही तो पढ़ाया है उसमें भी। हेलो, हाँ जी। जी जी। नहीं नहीं, अभी स्टार्ट होने वाली है, बस कम ही टाइम है अब। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लगभग 7-8 दिन। हाँ जी हाँ जी। है, वो तो चलेगी, वो तो है, उसमें तो काफी कुछ है, पहले शुरू तो हो, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ओके। लॉरेंज कर्व और जिनी कोफिशिएंट के बारे में कल बताता हूँ, आसान सा कॉन्सेप्ट है। और कल से ही कोरिलेशन भी शुरू करूंगा, और कोरिलेशन तभी शुरू करूंगा जब आपको दोनों वीडियोस देखकर आ जाएंगे, ताकि मैं उस वाले पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड वे में पढ़ाकर मेन मुद्दों पर आ जाऊं, है ना? ताकि हमारा चैप्टर जल्दी निपटे। 2 ही चीजें बची हुई हैं, एक कोरिलेशन बचा हुआ है और एक इंडेक्स नंबर बचा हुआ है। फटाफट दोनों चैप्टर करवा के मैं ये बुक को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जितना आपको बताया है वो सब कुछ कवर करेगा आपके सिलेबस के हिसाब से। अगर आपने वो सारे नोट्स अच्छे से पढ़े, चीजों को अच्छे से रिवाइज किया, जो एमसीक्यूज मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया आपने उनको संभाल के रखा है, और आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करो, तो आपको इधर उधर के कोई